हेलो, वेलकम टू एक्टिव इन्वेस्टर्स गैंग। दोस्तों, यहाँ पर हम एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करने वाले हैं जहां पर मेनली वो लोग आएंगे जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डेली ट्रैक करते हैं, यानी कि डेली नहीं तो एटलीस्ट वो हफ्ते दो हफ्ते में एक दो बार देखते हैं और उसको मैनेज करते रहते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द सेक्टर बेस्ड इन्फॉर्मेशन। जो भी अपडेट आता है उसके अकॉर्डिंगली वो इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि पिछले एक साल में डिफेंस रेलवेज इतना बड़ा, तो जिसने डिफेंस रेलवेज में इन्वेस्ट किया होगा वो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स पर बैठा होगा। लेकिन एट द सेम टाइम जो अपने पैसों को रखकर एचडीएफसी बैंक में भूल गए होंगे तो उन्हें मात्र 2 से 3% रिटर्न मिला होगा। और इस चैनल पर आपके लिए वो सारे अपडेट्स मैं लेकर आऊंगा जो आपके रिटर्न को मैक्सिमाइज करने के लिए जरूरी है। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं पहली वीडियो की फैक्टर बेस्ड फंड से। दोस्तों, फैक्टर बेस्ड फंड्स क्या लग रहा है? म्यूचुअल फंड जैसा थोड़ा साउंड करता है ये, और है भी म्यूचुअल फंड है। अगर आप देखोगे तो ये ओपन इक्विटी मार्केट, आपको कोई भी ब्रोकरेज ऐप पर ट्रेड होते हुए दिख जाएंगे ये फंड्स। और अगर मैं आपको इसके रिटर्न बता दूं पिछले एक साल के, तो आप हैरान हो जाएंगे। इसके रिटर्न वेरी करते हैं 30 से 80% के बीच, यानी कि 30 to 80% के बीच। दोस्तों, कोई म्यूचुअल फंड भी आपको इतना प्रॉमिस नहीं करता, और ये फंड्स इसलिए ये प्रॉमिस कर पाते हैं क्योंकि ये आपके ट्रेडिशनल इंडेक्सेस को फॉलो नहीं करते। अब आपने मान लो कि म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए तो वो ट्रेडिशनल इंडेक्सेस को फॉलो करते हैं, यानी कि मान लो आपने जनवरी में पैसे डाले होंगे तो निफ्टी वहां से 13-14% अप है जनवरी 2024 से अगस्त 2024 तक। निफ्टी करीब 13-14% अप है। तो वहां पर आप देखोगे कि आपको जो रिटर्न है वो भी कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल इंडेक्सेस जिस तरह से मूव करते हैं उसी तरह से आपको वो गेन्स देखने को मिलते हैं अपने पोर्टफोलियो में। लेकिन एट द सेम टाइम जो आपके फैक्टर बेस्ड फंड्स है, ये फंड्स उन ट्रेडिशनल इंडेक्सेस को फॉलो ना करके उन ट्रेडिशनल इंडेक्सेस में निकली हुई कुछ ऐसी कंपनीज को चुनते हैं बेस्ड ऑन द फैक्टर्स यू हैव इन्वेस्टेड इन दोस फंड्स, जिसके अंदर बेटर रिटर्न्स आपको मिल सके। अब मैं अगर आपको फैक्टर्स बताऊं कि जो 6 फैक्टर्स होते हैं इन फैक्टर बेस्ड फंड्स के अंदर जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो पहला होता है साइज, यानी कि बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन। जो मेजरली स्मॉल कैप शेयर्स होते हैं, जहां पर आप अपने फंड मैनेजर को ये पूरी छूट देते हो कि आप जाओ स्मॉल कैप शेयर्स में, अच्छे स्मॉल कैप शेयर्स में इन्वेस्ट करो ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। फिर उसके बाद अगला है क्वालिटी, यानी कि बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट, कैश फ्लो, ऑर्डर बुक, लो डेट्स, इसके बेसिस पर अगली वो कुछ कंपनीज चुनते हैं इंडेक्सेस में से। और फिर तीसरा है मोमेंटम, यानी कि विद द मार्केट, बहती गंगा में हाथ धोना, जो कि रीसेंट एग्जांपल्स आप देख सकते हो कि रेलवे, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके शेयर्स कितने बेहतरीन तरीके से बढ़े थे क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस बहुत था। ऐसे ईवीज के शेयर्स भी आगे बढ़ने वाले हैं। और जो मोमेंटम बेस्ड शेयर्स होते हैं ना, मेरे को लगता है वो बहुत बेहतरीन होते हैं क्योंकि आप मोमेंटम में कभी भी इन्वेस्ट करोगे तो वो गलत नहीं जाएगा अनटिल एंड अनलेस कुछ बहुत अनप्रेसिडेंटेड मार्केट में मूव आ जाए। उसके बाद वॉलेटिलिटी, लो वॉलेटिलिटी वाले शेयर्स, यानी कि स्टेबल शेयर्स, जैसे आपका होगा आईटीसी, टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक, ये लो वॉलेटिलिटी शेयर्स है, लेकिन ये कभी कभी जो है आपको रिटर्न्स भी कम देते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली सेफ होते हैं। और जब ये रिटर्न्स देते हैं तो वो एक साल में आपके 3 साल का पूरा कोटा पूरा कर देते हैं, और ऐसे ही एचडीएफसी बैंक भी जल्द ही करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। उसके बाद वैल्यू बेस्ड, यानी कि वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से, जिसके अंदर टर्न अराउंड एक्सपेक्टेड हो, ऑपोजिट टू मोमेंटम होते हैं ये, यानी कि उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिसके अंदर वैल्यूएशन काफी लुक्रेटिव हो। जैसे कि फिलहाल अगर मैं बात करूं तो फार्मा सेक्टर हो सकता है, आईटी सेक्टर एक तरह से, और या फिर बैंकिंग सेक्टर और कंज्यूमर गुड सेक्शन, यानी कि ये 3-4 सेक्टर्स है जैसे कि अभी आप देखोगे तो ये वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से बहुत लुक्रेटिव है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको पता नहीं है कि टर्न अराउंड कब आएगा। लेकिन अगर आप वहीं देखोगे कि रेलवे शेयर्स, टीटागढ़ रेल देखोगे तो आप वो बढ़ता जा रहा है वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से, थोड़ा सा जो है वो मोमेंटम बेस्ड है, वो वैल्यू बेस्ड नहीं है। तो वैल्यू बेस्ड अलग होता है। और उसके बाद फिर आता है डिविडेंड यील्ड, जिसके अंदर डिविडेंड मिलता है, यानी कि आईटीसी, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, ये जो कंपनी जो अच्छा खासा डिविडेंड आपको देती है। तो ये 6 फैक्टर्स होते हैं मोटे मोटे, जिसके अंदर मतलब आपको ये सारे फैक्टर्स इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करते हुए नहीं मिलेंगे। मैं फिलहाल अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रेड करते हैं इंडियन मार्केट में। जैसे कि यहां पर एचडीएफसी वैल्यू की हम बात करें तो वो उसका पिछले एक साल में रिटर्न आप देखोगे तो 42.1%, जो कि बेहतरीन है। एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट, बहुत कम है, 31.8 करोड़ रुपीस। और 6 मंथ्स का देखोगे 14%, जो कि बेहतरीन रिटर्न है। 1 मंथ का देखोगे 1.52%, क्योंकि मार्केट जो है अगस्त में इतना अच्छे से मूव नहीं किया है क्योंकि अमेरिका में रिसेशन के फेयर्स थे, नहीं तो यहां पर भी आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल इस इंस्ट्रूमेंट को आए हुए नहीं हुए हैं क्योंकि देखो अमेरिका में ये जो फैक्टर बेस्ड फंड्स हैं ये स्टार्ट हो गए थे बहुत पहले। अमेरिका में ये 1980s में स्टार्ट हो गए थे वैल्यू, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन इंडिया में ये जो फंड्स ने प्रोमिनेंस गेन की है ये पिछले एक साल में की है दोस्तों। और इसीलिए आप जो 1 ईयर रिटर्न ही है इसके देख सकते हो। और अभी ये तो 42% आप जो रिटर्न देख रहे हो ना, सबसे कम है। अगर मैं वहीं आपको मोमेंटम बेस्ड फंड्स दिखाऊं ना तो आप हैरान रह जाओगे।
1 ईयर रिटर्न है 65%। 65%, यानी कि आप अगर 1 लाख रुपए लगाते तो आपको 1,65,000 रुपीज मिलते हैं, जो किसी भी और आपको इन्वेस्टमेंट मेथड में नहीं दिखेंगे। और एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी सिर्फ 104 करोड़। अब मैं एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर आप बता दो तो आप शॉक हो जाओगे। जैसे कॉन्ट म्यूचुअल फंड था ना, कॉन्ट म्यूचुअल फंड अभी प्रोमिनेंस में है। अगर आप देखोगे 2 साल पहले तक किसी को नहीं पता था कॉन्ट म्यूचुअल फंड है क्या। क्यों? क्योंकि वो मार्केटिंग नहीं करते थे। अब मार्केटिंग नहीं करोगे तो ऑफकोर्स लोगों को पता नहीं चलेगा। तो जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग हुई उनकी, मोस्टली जो वर्ड ऑफ माउथ हुआ कि लोगों ने बोला कि अरे कॉन्ट में पैसे लगा, 40% रिटर्न दिया, मुझे 30% दिया, मुझे 50% दिया, तो कॉन्ट ने थोड़ा लेट प्रोमिनेंस गेन किया। ऐसे ही जो ये फैक्टर बेस्ड फंड है ना, ये इतने प्रोमिनेंट नहीं हुए, इसमें मार्केटिंग नहीं हो रही है। और इसीलिए आप देखोगे कि जुलाई 2023 में इसके जो एसेट अंडर मैनेजमेंट थे वो थे सिर्फ 7,000 करोड़ रुपए। लेकिन एट द सेम टाइम जो आप अगर जुलाई 2024 देखोगे तो इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो है 27,000 करोड़ रुपए, यानी कि 4 गुना ऑलरेडी हो चुका है 1 साल में। यानी कि फंड जो है वो प्रोमिनेंस गेन कर रहे हैं। जो वर्ड ऑफ माउथ है, जो माउथ मार्केटिंग है, वो हो रही है लोगों से, ऑर्गेनिकली लोगों को पता चल रहा है कि यार फैक्टर बेस्ड फंड्स में लगा वो बहुत बेहतरीन है। अब ये अच्छे भी इसलिए ना क्योंकि देखो निफ्टी का एज अ ब्रॉडर इंडेक्स बहुत सारे शेयर्स से इफेक्ट होता है। अगर एचडीएफसी बैंक ने कल को गिरा दिया तो वो गिरा रहेगा, तो आपके भी जो है रिटर्न वो कम हो जाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम आप फैक्टर बेस्ड फंड्स में इन्वेस्ट करके अपने फंड मैनेजर को ये वहां पर राइट जो है वो दे रहे हो कि भैया आप जाओ और जो आपको उस इंडेक्स में से अच्छा लगे वहां पर जाकर इन्वेस्ट कर दो। जैसे मैं अगर आपको इंडेक्स भी बताऊं ना, तो आप ये सारे इंडेक्स सर्च कर सकते हो इक्विटी मार्केट में। निफ्टी अल्फा 50, निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30, निफ्टी 50 वैल्यू 20, यानी कि निफ्टी के अल्फा 50 शेयर जो बेस्ट 50 शेयर है निफ्टी पूरे इंडेक्स में, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी 50 वैल्यू 20, यानी कि उन निफ्टी 50 वाला जो हमारा जो इंडेक्स होता है उसमें से वैल्यू के बेसिस पर, वैल्यूएशन के बेसिस पर, यहाँ पर आपने देखा होगा कि वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव के बेसिस पर बेस्ट जो 20 शेयर है जिसमें टर्न अराउंड एक्सपेक्टेड है उसके अंदर इन्वेस्ट करो। यानी कि आपके अंदर डिपेंड, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पे जो है वो डालते हो पैसे। जैसे क्वालिटी भी एक बहुत बड़ा चेक होता है, नेट प्रॉफिट, कैश फ्लो, ऑर्डर बुक, क्वालिटी भी एक बहुत अच्छा। क्वालिटी और मोमेंटम मेरे को लगता है मेरे ये 2 फेवरेट जो है वो फैक्टर्स हैं टू इन्वेस्ट इनटू, और आपको बेहतरीन वहां पे रिटर्न्स मिलेगा। अब बात आती है कि क्या आपको सिर्फ इसी में इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते रहो, एसआईपी बनाए रखो। लेकिन मैं कहूंगा अगर आप 10,000 रुपए म्यूचुअल फंड्स में डालते हो तो 5,000 रुपए आपके फैक्टर बेस्ड फंड्स में जाने चाहिए फॉर बेटर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। बेस्ट ये होता है कि साइक्लिकल होते हैं नेचर में, यानी कि आप चूज कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी बताऊं तो अभी मार्केट आपको इन्फ्लेटेड लग रहा होगा। अभी का एग्जांपल ले लेते हैं, मार्केट कम से कम 25,000 पॉइंट पे बैठा है। आज मैं बात करूं 26 अगस्त 2024 की, 25,010 पॉइंट पे निफ्टी बंद हुआ है और फियर्स बने हुए हैं। आप देखो कि किस तरह से डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स पैसा इन्फ्यूज करे जा रहे हैं। अमेरिकन मार्केट्स गिरी थी, इंडिया मार्केट भी साथ में थोड़ी सी गिरी, लेकिन वापस से बाउंस बैक कर गई। देखो आप वापस से ऑल टाइम हाई के करीब करीब आ गई है। अब अगर आपको मार्केट इन्फ्लेटेड लगता है और आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जा सकता है, तो आप वैल्यू बेस्ड फंड्स में इन्वेस्ट करो। यानी कि आप इन्वेस्ट करो, मैं कहूंगा हाँ ये हमने मोमेंटम खोला हुआ है, यहां पर इन्वेस्ट नहीं करना है, यहां पर आपको करना है वैल्यू बेस्ड फंड में। यानी कि एचडीएफसी वैल्यू बेस्ड फंड, मोतीलाल ओसवाल का भी है, तो आपको वैल्यू बेस्ड फंड्स में करना चाहिए ताकि आपका फंड मैनेजर वहां इन्वेस्ट करे जहां पर अंडर वैल्यूएशन हो, जहां पर टर्न अराउंड एक्सपेक्टेड हो। एट द सेम टाइम अगर आप 2023 में बैठे होते, यानी कि इलेक्शन से पहले वाले साल में, आपको पता है कि कितना बेहतरीन डेवलपमेंट होता है क्योंकि सरकार को वापस होना होता है, तो वहां पे सरकार अलग अलग स्कीम्स अनाउंस करती है, सरकार अलग अलग सेक्टर्स को सपोर्ट देती है, तो वहां पे मोमेंटम आना चाहिए आपका कि मोमेंटम बेस्ड शेयर्स में। और अभी Q1 के जो नंबर्स आए हैं, जो ओवरऑल बीएससी की जो लिस्टेड कंपनीज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो लिस्टेड कंपनीज हैं, वो सिर्फ 6 से 7% का जो है नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ देखने को मिला है। टोटल अगर मैं 3200 कंपनीज का एवरेज निकालूं, जो बहुत कम है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी मेंटेन करने के लिए ना गाइस 10% यानी कि डबल डिजिट से ऊपर नेट प्रॉफिट में ग्रोथ होना चाहिए, रेवेन्यू में ग्रोथ होना चाहिए, तभी इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, वो जस्टिफाइड होगा। अगर ये 6-7% की कहानी आगे 1-2 क्वार्टर्स में और चलती रही ना, तो दिक्कतें आपको खड़ी होनी चालू हो जाएंगी, दिखनी भी चालू हो जाएंगी, क्योंकि इन्फ्लेटेड हो जाएगी मार्केट, बबल बन जाएगा। जैसे 1930 का ग्रेट डिप्रेशन था। आप 1900 में देख लीजिए कि यूके के जितने भी डार्विन वगैरह जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स थे ना, उन्होंने रेलवे शेयर्स में पैसे लगाए। उनको लगा यार रेलवे कितनी बढ़िया चीज है, क्या बेहतरीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो बहुत डेवलप हो गई, बहुत डेवलप हो गई, और वहां पे एक बबल बना दिया उठा के, वो फट गया, वहां पर सारे इन्वेस्टर्स का पैसा डूबा। उसके बाद 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया, वहां पे इन्वेस्टर्स का पैसा डूबा। उसके बाद 1990s में टेक बबल आया, .com बबल जिसे बोलते हैं, 2000 के करीब आया था। 1990 से कंपनीज बननी चालू हुई थी, अमेजोन, एप्पल, ये सब कंपनीज ने प्रोमिनेंस लेना चालू किया। लोगों को लगा वाह क्या बेहतरीन कंपनीज है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा।
वहां पे 2000 में कंपनीज डूबी। उसके बाद बैंकिंग क्राइसिस आया 2008 में, आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा बैंक्स इन्फ्लेट हो गए, उन्होंने बहुत ज्यादा मोर्टेज दे दिए, और उसके बाद 2008 में मार्केट फिर से क्रैश हुआ। फिर कोविड तो चलो नेचुरल कॉज है, उसके अंदर हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ मतलब अगर आप देखोगे कि अभी वैल्यू बेस्ड फंड्स मेरे को बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं कि यहाँ पर आपका इन्वेस्ट करना बनता है। ठीक है, इनको आइडेंटिफाई करो, क्योंकि एसेट अंडर मैनेजमेंट जैसे जैसे बढ़ेंगे ना, जैसे जैसे लोगों को ये अवेयर होते जाएंगे कि ये फंड्स क्या हैं, कैसे करते हैं, क्यों इतना अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, फिर उनको विश्वास होना चालू हुआ, वो एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ाएंगे। तो मैं कहूंगा कि आप पायनियर बनो यार, मतलब आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करो जहां पे सबसे ज्यादा एसेट्स आएंगे, इससे आपका ही फायदा है, और ज्यादा कंपनी को प्रोमिनेंस मिलेगा और आपको बहुत अच्छा फायदा होगा वहां पर। ठीक है, तो ये कैटेगरी के बेसिस पर जो फंड मैनेजर्स फंड चुनते हैं ये बेहतरीन है, म्यूचुअल फंड से मैं कहूंगा बेटर इन्वेस्टमेंट मेथड है। ठीक है, तो ये फैक्टर बेस्ड फंड्स की पूरी गणित थी। आई होप सब लोगों को समझ आ गई होगी, और फिलहाल मेरे को लगता है कि काफी बड़ा सेशन हो गया है। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आया, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई, मेरा बताया हुआ पसंद आया, प्रॉबेबली तरीका थोड़ा खराब हो सकता है, क्योंकि आई एम डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसा वीडियो में मैं यूट्यूब चैनल पे पहली बार कोई वीडियो निकाल रहा हूँ। तो अगर आप सपोर्ट करते हो मेरी इन्फॉर्मेशन को, मेरी नॉलेज को, मेरे अपडेट्स को, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, कमेंट्स करिए, इसे फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। और हम टेलीग्राम चैनल पर प्राइवेट कम्युनिटी रन करते हैं, जहां पर डेली फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं स्टॉक मार्केट का। मैं फिर से बता रहा हूँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ, जो कंपनी क्वार्टर रिजल्ट्स निकालती है, जो कंपनी के मेजर अपडेट्स होते हैं, कौन सी कंपनी ने कौन सा ऑर्डर लिया, किस कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इश्यूज हुए। जैसे आज ही मतलब मैं 26 अगस्त 2024 को वीडियो बना रहा हूँ, और पेटीएम के जो सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा को सेबी ने जो है वो समन किया है, यानी कि उन पे एक आईपीओ प्रोसीडिंग्स के तहत कुछ जो है वो एलिगेशंस लगाए गए हैं। तो उसका अभी जो है उसकी वजह से पेटीएम का शेयर 5-6% आज के दिन गिरा भी है। तो और भी अपडेट्स होंगे, जैसे जैसे ऐसे अपडेट्स आते रहते हैं हम बात करते रहते हैं। ये उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ये जो फंडामेंटल एनालिसिस है, जो अपना ऑफिस करते हैं या फिर ऐसे काम में बिजी रहते हैं जिसकी वजह से वो चीजें पढ़ नहीं पाते। तो मैं आपके लिए एक समअप करके एक पॉडकास्ट एपिसोड, एक 12 से 14 मिनट का एपिसोड बनाता हूँ, जो टेलीग्राम कम्युनिटी पर हर रोज जाता है, जहां पर आपको मोमेंटम, वैल्यू, ये सारे फैक्टर्स के बेसिस पर ही मतलब मोस्टली रिसर्च होती है। तो वहां पर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो की। और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और ऐसी वीडियोस के लिए हमें कमेंट करिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखना है, ताकि हम उसी टॉपिक पर वीडियो लेके आ सकें। और बाकी मैं तो आप ही लिए लाता रहूंगा और कंसिस्टेंट एफर्ट्स करता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।